गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ मेरी क्लियर है तो प्लीज़ एक बार वाई टाइप कर दीजिए। गुड आफ्टरनून। कनेक्ट हो गए हो, आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ वाई टाइप कर दो। पहली बार आज क्लास टाइम पे स्टार्ट हुई है इसलिए शायद अभी तक कोई कनेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, लेट अस वेट फॉर अ वाइल, देखते हैं एक आध मिनट। जैसे ही सब कनेक्ट हो जाएंगे फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। वॉइस गुंजन अब क्लियर आ रही होगी। माइक मैंने कॉलर पे नहीं लगाया हुआ था, रखा हुआ था टेबल पर। गुड आफ्टरनून। आवाज़ क्लियर है, सब कनेक्टेड हो तो एक लास्ट वाई टाइप कर दो, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है अभी तक हम ऑलमोस्ट 3 क्लास लगा चुके हैं और 2 दिन हम लोग ऑफलाइन व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे थे। मतलब क्लास में कनेक्टेड नहीं थे बट उस तरीके से हम कनेक्टेड थे। 2-3 दिन हमने लेटर्स का प्रैक्टिस किया। फर्स्ट डे हमने पंचुएशन मार्क्स किए, कैपिटलाइजेशन वाला चीज़ देखा। उसके बाद हमने लेटर्स का बॉडी पैराग्राफ पे फोकस किया। कल के दिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान दिया कि फॉर्मेट कैसे लिखना है। उसके बाद आज हम लास्ट डे डिस्कस करेंगे एक दो बिजनेस लेटर्स या नॉर्मल जो लेटर्स लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स, उसका कल हमने क्योंकि कंप्लेंट लेटर किया था तो आज हम बिजनेस और फॉर्मल लेटर्स देखेंगे कैसे लिखते हैं। प्लस उसके 2-3 एग्जाम्पल्स हम क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल से जो है हम लेटर्स, आज लेटर्स को मैं रैप कर दूंगी। कल से मैं क्लास में लेटर्स डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आप कोई लेटर सेल्फ प्रैक्टिस करते हो तो उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं चेक करके आपको बता दूंगी अगर कोई मिस्टेक होगी तो। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एड्रेस का फॉर्मेट मैं बता दूंगी। प्रिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 लेक्चर्स में वॉइस ही नहीं आ रही है? मतलब सब आराम से पढ़ रहे हैं। आवाज़ का तो आई डोंट थिंक सो कोई इशू होगा। आप ही के एंड पे या तो स्पीकर्स आप देख लीजिए क्लीन है या नहीं है, क्योंकि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस को लेकर। अच्छा मुझे ये बताओ, कल मैं क्वेश्चंस फॉर सम रीज़न मैं भेज नहीं पाई थी खुद के एंड से, तो तुम लोग ने खुद ने प्रैक्टिस किया क्या क्वेश्चंस कहीं से निकाल कर? अगर किया तो क्या टॉपिक पे किया, मुझे वो टॉपिक बताओ कमेंट सेक्शन में। प्रैक्टिस कल लेटर्स का किया नहीं किया, किया तो क्या टॉपिक्स पे किया, किस टाइप का किया? एक दो बच्चों का तो मुझे रिसीव हो गया था ग्रुप में। 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेजेस भेजे थे, वो मैंने ज़रा देख लिए थे। मैं मतलब देख लिया था कि मैसेजेस आया है, बट उस तरह उत्कालिका आई एम रियली सॉरी, मैं कल का सेव नहीं कर पाई थी। जो एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया था वो मैं सेव नहीं कर पाई थी। जो कल का रिटर्न ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ था वो मैं आज ही शेयर आपको ग्रुप में कर दूंगी। वो आपके साथ आज शेयर हो जाएगी। मैं दोनों तीनों क्लासेस का ही कर दूंगी। इंक्रीज इन स्ट्रे डॉग्स अटैक्स, ओके। एजुकेशन लोन एंड कंप्लेन लेटर, ये तो तुमने शायद भेज भी दिया था सिमरन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुंजन, लेक्चर का पीडीएफ इसलिए शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पीडीएफ डालना आता नहीं है। टेक्निकल पर्सन अभी था नहीं क्योंकि सर अवेलेबल नहीं थे, तो ऑफिस खुल नहीं रहा था। और नहीं तो अनुभव सर अपलोड कर देते, बट अब अनुभव सर खुद ऑब्वियसली सर्जरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे। बट कल, आज पता नहीं, कल सर आ गए हैं तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी तो वो शायद कर देंगे अपलोड। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मुझे आता नहीं है। मैं क्यों, वाई शुड आई लाई अबाउट इट, मुझे आता ही नहीं है।
कंप्लेन लेटर टेलीकॉम प्रोवाइडर। ओके, सारी पीडीएफ आपको आज मिल जाएंगी। फर्स्ट डे 1 2 3 4 सब मिल जाएंगे आज आपको। ग्रुप में भी भेज दूंगी मैं, क्लास के साथ भी अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, मतलब बहुत क्लास आई गेस बहुतों ने लगाई होगी, क्योंकि डेली क्लास के बाद चार पांच बच्चों के तो नए बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम प्लीज़ ग्रुप में ऐड कर दो। तो आई गेस क्लास तो बच्चे सब लगा रहे होंगे, बट जितनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि हाँ हमने प्रैक्टिस किया है, वो नंबर बहुत कम है। तो प्लीज़ ट्राई करो कि इसमें ढील मस्ती वाला काम नहीं है। एग्ज़ाम को बहुत कम दिन रह गए हैं, और छोटे बच्चे तो हो नहीं कि कान पकड़ पकड़ के डंडे से पीट कर काम दूँ, या फिर ये बोल दो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो तुम्हारे टिप्स पे वो वर्ड्स लेकर आएंगी जो हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मेट लेकर आएगी। फ्लो और कोहेरेंस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आएगा, वरना लिखने के बाद फिर यही सोचोगे कि अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, उसने कैसे लिख दिया, ये तो मैं भी सोच सकता था, या मेरे दिमाग में आया, मैं उसको आई कुड नॉट पुट इट इन टू वर्ड्स। तो वही वाली प्रॉब्लम फिर आएगी, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सिवाय रिग्रेट करने के कि अगले साल ही अब उस एक्सपीरियंस को लेकर चलो। हर चीज़ को भी एक्सपीरियंस मत बनाओ कि अरे अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो फिर वो किसी और के साथ एक्सपीरियंस करेगी, तब तुम दूर बैठ के देखना। चलो क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक हमने लेटर का फॉर्मेट किया था, कल हमने कंप्लेंट लेटर किया था। कंप्लेंट लेटर क्लियर है तो एक बार वाई कर दो। आज हम नॉर्मल बिजनेस लेटर्स पे आएंगे। बिजनेस लेटर कह लो, फॉर्मल लेटर कह लो, कोई भी लेटर हो फॉर्मल तरीके का, उसको हम एक ही पैटर्न में लिखेंगे। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इग्नोर दिस वोकैबुलरी वाली चीज़, कल का मैं हटाना भूल गई हूँ। स्टार्ट करेंगे। आपका अगर आप किसी कंपनी या बिजनेस को लिख रहे हो, आपका नेम, पोजीशन, कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपको हर जगह नहीं दिखेंगी। जो बेसिक होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। आपका एड्रेस, आपका सिटी, इसको भी इग्नोर कीजिए। फिर डेट लिखेंगे, रेसिपेंट का पोजीशन, रेसिपेंट की कंपनी का नाम, रेसिपेंट का एड्रेस, और ये सब। जैसे मान लो अगर आप एडिटर को ही लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? आपका जो बेसिक एड्रेस है, हाउस नंबर, रोड नंबर, सो एंड सो, आपकी सिटी, आपका पिन कोड, ठीक है। फिर उसके बाद डेट, फिर हम रेसिपेंट की पोजीशन लिखते हैं ना, रेसिपिएंट की, दी एडिटर। फिर उसका अगर हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं। और फिर उसका एड्रेस कि वो सिचुएटेड कहाँ है, और फिर वहाँ का पिन कोड। आई बात समझ में इतनी? और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, कि लेटर किस बारे में होने वाला है, ताकि पढ़ने वाले को पहले ही आइडिया लग जाए कि पूरी कहानी किस बारे में होने वाली है। तो यहाँ जो तुम्हारा वॉट एवर रीज़न हो वो लिख सकते हो। फिर वही डियर सर, मैडम, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ स्पेस में होगी, डेट एक लाइन के स्पेस में होगी। चलो अब जो बॉडी पैराग्राफ, कल कोई मुझे बताएगा हमने बॉडी पैराग्राफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? मैं ही बता देती हूँ, 3 में किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बस मुझे ये बता दो फर्स्ट में क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट में तुम क्या लिखोगे? पर्पस। क्या लिखोगे? पर्पस लिखोगे कि तुम लेटर लिख क्यों रहे हो। सेकंड में क्या आएगा? सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या आएगा? डिटेल्स, और यू कैन से कंटेंट।
और तीसरे पार्ट में क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेशंस, कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, या फिर आउटकम, कि क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, और थैंक्स गिविंग, ये कौन से पार्ट में रहता है? थर्ड पार्ट में। और फिर उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा। यही बेसिक पैटर्न सब लेटर्स का रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सभी लेटर्स का यही बेसिक पैटर्न रहने वाला है। एक्सक्यूज मी। इतना क्लियर है तो प्लीज़ एक बार वाई टाइप करो। बेसिक पैटर्न यही रहने वाला है, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो। आई बात समझ में? चलो अगली स्लाइड पर आओ। देखो अब पैराग्राफ कैसे लिखना है, कल हमने डिस्कस किया था। कंप्लेन लेटर का मैंने आप लोग को टेम्पलेट दिया था। किस किसने उसको एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद दोबारा गो थ्रू हुआ था, मतलब कौन किसने उसको दोबारा देखा अच्छे से, मेरे पढ़ाने के बाद कंप्लेन लेटर के टेम्पलेट को किसने रीड किया जो बॉडी पैराग्राफ का था? प्लीज़ एक बार वन टाइप करो। जिसने नहीं किया है, अब उससे मैं क्या ही कहूँ। जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, अब नहीं किया है आज एक दिन और ले लो, उसको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तुम लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुझे ये बताओ, कल जो मैंने वोकेबलरी के वर्ड्स करवाए थे, डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स करवाए थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के, जिसने भी प्रैक्टिस किया, पहले तो वो महान लोग बता दो जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। फिर वो महान लोग मुझे बताओ जिन्होंने प्रैक्टिस तो किया पर एटलीस्ट उन शब्दों को यूज़ किया, रिप्लेस किया, वो कौन है? अगर अभी भी तुम में से कोई वाकई में ऐसा महानुभूति इंसान है ना, जिसने ये कहा, जो ये कह दे कि मैम कल के बाद ना मैंने क्लास देखी, ना मैंने रिवाइज किया, ना मैंने टेम्पलेट देखी, ना मैंने शब्दों पे गौर किया, ना मैंने शब्द याद करने की कोशिश की, तो भैया खुदा है तुम्हारे साथ, डर लो उससे थोड़ा। क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे भैया तभी याद होगा। एक दिन में कुछ याद नहीं होने वाला है, ना शब्द याद होने वाले हैं, ना पैटर्न याद होने वाला है, ना ही कंप्लेन लेटर की तुम्हें वो लाइंस याद होने वाली हैं। अब इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग में क्या करूँ कि तुम्हें एक लाइंस तक मैंने एग्जैक्ट दे दी हैं कंप्लेन लेटर की, कि ऐसे ऐसे लिखो नंबर आ जाएंगे। हाँ प्रकाश शिंपी, इनिशियली तुम बहुत कम ही वर्ड्स यूज़ कर पाओगे। अब ऑब्वियसली बिना वजह तो हम घुसेड़ नहीं सकते हैं वर्ड्स, जहाँ यूज़ हो रहे हैं वहाँ डालो, उनको एक्सचेंज करो, मतलब रिप्लेस करो नए वर्ड्स के साथ। और तो कोशिश करो कि इन वर्ड्स को तुम बोलने में भी यूज़ करो, क्योंकि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एक दिन का काम नहीं है, उसके बाद तुम इंटरव्यू भी दोगे, तुम ज्वाइन भी करोगे, तुम वहाँ काम भी करोगे। वो फॉर्मल लैंग्वेज तुम्हारी ज़ुबान पे हर वक्त रहनी चाहिए। तो ये काम सिर्फ इतना नहीं है ना कि डिस्क्रिप्टिव दिया और फ्री। इट इज़ अ लाइफ टाइम जर्नी जो तुम्हें वहाँ पे जीनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम्हें एक चीज़ में एक पंथ दो काज वाली चीज़ है कि तुम एक चीज़ कर रहे हो और दो चीज़ें हो जा रही हैं। चलो इसको पे आओ। ओपनिंग पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है, बॉडी पैराग्राफ क्या रहने वाला है, और कैसे क्लोजिंग पैराग्राफ रहेगा, इसको स्टार्ट करें।
चलो ओपनिंग पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं. ऑलवेज स्टार्ट विद अ पोलाइट ग्रीटिंग एंड स्टेट द पर्पज ऑफ योर लेटर. मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के डेज में, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने 7 to 8 तुम्हें लाइंस बताई थी कि कैसे लेटर को स्टार्ट करते हैं. क्या कोई मुझे एक दो लाइंस बताएगा कौन कौन सी लाइंस थी? जैसे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू फॉर्मली address, या फिर आई एम राइटिंग दिस टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन, टू कॉल अटेंशन टू दिस, emphasize, highlight, point this out, stress upon, spotlight this. बहुत सारे वर्ड. वेरी गुड. आई वुड लाइक टू फॉर्मली एड्रेस, लुक इन टू द, आई वुड लाइक यू टू लुक इन टू द मैटर. ओके, तो इसका मतलब तुम्हें याद है. तो ये जो स्टार्टिंग के पोलाइट ग्रीटिंग्स है, इनका यूज़ करके हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर. और फिर क्या करना है? वी हैव टू स्टेट द पर्पज ऑफ द लेटर, कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं. फिर उसके बाद मेंशन एनी रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट सच एज प्रायर मीटिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस और रीज़न ऑफ राइटिंग. और फिर लिखो कि उस काम पे ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है. जो तुमने काम लिखा है या जो काम उनसे तुम कह रहे हो, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, उस पे काम करने की अर्जेंट नीड क्यों है. वेरी गुड. दिस देर इज एन अर्जेंट नीड होगा बेटा. रिक एंड अभिनव, एन अर्जेंट नीड टू लुक इन टू द मैटर. यू, वावल साउंड. ठीक है. फिर आओ नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे. किस पर? जब वहाँ पे तुमने स्टेट कर दिया, ये तो हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि कोई भी पैराग्राफ हो 2 या 3 पार्ट में बटा होता है. पहला इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर कंक्लूजन. अब जब बॉडी पैराग्राफ पे आओगे तो क्या करना है हमें? वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट योर पॉइंट्स लॉजिकली एंड क्लियरली. ये वाला पॉइंट मैंने कल भी बहुत क्लियरली बोला था कि किसी भी पैराग्राफ का क्या होना बहुत ज़रूरी है? कोहेरेंट होना बहुत ज़रूरी है. कोहेरेंट का मतलब फ्लो में होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि पहली लाइन तुमने बात करती करती बीच में छोड़ी और उसको सीधा तुम 4th या 5th लाइन में दोबारा डिस्कस कर रहे हो. पूरा फ्लो में बात करना है. जैसे हम बात करते हैं, एक के बाद एक पॉइंट्स रखते हैं, वैसे ही लिखने वाले को पता चलना चाहिए. चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए. पहली लाइन दूसरी से कनेक्टेड होनी चाहिए, दूसरी लाइन तीसरी से कनेक्टेड होनी चाहिए. ये बात आई समझ में? इफ मेकिंग अ रिक्वेस्ट, एक्सप्लेन द रीज़न एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. अगर तुम मुझसे कुछ काम करने को कह रहे हो, जैसे मैंने भी कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि भैया इसको देखने की अर्जेंट नीड है, तो भैया नीड क्यों है वो तुम बताओ. कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं जो असहनीय हैं या फिर सहन के बाहर हो रहे हैं, या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सब कहाँ एक्सप्लेन करोगे? पैराग्राफ के दूसरे हिस्से में एक्सप्लेन करोगे. इफ रिस्पॉन्डिंग टू एन इंक्वायरी और कंप्लेन, एड्रेस द स्पेसिफिक इशू रेज्ड और ऑफर सॉल्यूशंस फॉर इंफॉर्मेशन. अब जब यहाँ पे सारी बात तुमने अपनी रख दी, तो क्लोज करते पे हम क्या कहेंगे? बुलेट पॉइंट्स में मेन इशू को फ्रेम कर सकते. बुलेट पॉइंट्स तो नहीं शहबाज, बुलेट पॉइंट्स में नहीं, उसको तुम कनेक्ट करने की कोशिश करना वन आफ्टर अनदर. तुम कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो. मान लो जैसे फर्दर यूज़ कर लो, मोर ओवर यूज़ कर लो, फिर एक के बाद पॉइंट्स लिखते जाओ. जैसे स्क्रीन टाइम का ही तुम एग्जांपल ले लो कि वो आँख को ख़राब करता है, स्ट्रेस देता है, फोकस करता है. तो हम बहुत नॉर्मली लिख सकते हैं दैट कॉन्टिन्यूस यूजेज ऑफ डिजिटल स्क्रीन्स नॉट ओनली कॉजेज lack of focus in the person, but also it creates nuisance with the eyes. Further, it also creates disturbance in the sleep cycle. तो तुम ऐसे अटैच करो, कनेक्टर्स यूज कर लो. तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स अगर तुम्हें लग रहा है. आई बात समझ में? ठीक है, अब आ गया. जब हमें क्लोज करना है पैराग्राफ को, क्या करना है? क्लोज करना है पैराग्राफ को, तो हमें क्या कहना है? हम समराइज करेंगे की पॉइंट्स को, रिटरेट एनी कॉल टू एक्शन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड और ऑफर टू प्रोवाइड फर्दर असिस्टेंस, इंक्लूड अ पोलाइट क्लोजिंग रिमार्क. और एंड में हम क्या कहेंगे? कि आई होप
that things will be turned for good as soon as possible. तो वो जितना भी आपको सॉल्यूशन चाहिए उनसे, वो आपको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा? क्लोजिंग पैराग्राफ में. या फिर आई होप द सॉल्यूशन विल बी गिवन एट द अर्लीस्ट, और यू विल बी लुकिंग इनटू दिस मैटर. maybe you will या फिर आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिवियरिटी और द ग्रेविटी ऑफ द इशू. तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करके तुम्हें क्या करना है? एम्फसाइज करना है अपनी प्रॉब्लम को कि क्यों उसको सॉल्यूशन देना ज़रूरी है, या फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. वेरी गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. तो ऐसे कितनी भी लाइंस तुम ऐड करके एक बहुत ही पोलाइट क्लोजिंग दे सकते हो. और उसके बाद क्या करना है? सिंसियरली आपका फुल नाम और आपकी पोजीशन. आई बात समझ में? अब ये फॉर्मेट अगर सबको क्लियर हो गया तो प्लीज़ मुझे बताओ, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हम डिस्कस करेंगे 2-3 क्वेश्चन. आज मैं 4 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. 2 मैं डिस्कस करूँगी, 2 पे आपसे व्यू पॉइंट्स मांगूंगी, और फिर उसका बॉडी पैराग्राफ हम एक सिंपल सा डिस्कस करेंगे. इतना क्लियर है तो वाई टाइप करो. ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं. सैम्पल क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि प्रोडक्ट्स थे जो चलते हैं सोलर एनर्जी से. सोलर पावर सिस्टम फॉर अ ग्रीनर इंडिया, एक्सेलेंट ऑफर्स हैं, सोलर कुकर्स, लैंटर्न्स, हीटिंग कुकिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटर. ये सब क्या तुमने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा और तुम्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. तो तुमने क्या किया? तुमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में एक लेटर लिखा जाए. किसको? एडिटर को. कि भैया इस पे आर्टिकल छापो, अवेयरनेस क्रिएट करो, ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. तो अब तुम क्या पॉइंट्स लिखोगे? क्या तुम एडिटर से कहोगे मुझे ज़रा ब्रीफिंग दो इस बात की, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करोगे अपने लेटर में? टेल मी. क्लीन एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, डे बाय डे इंक्रीज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत है रिक, डबल एल आएगा. फॉर कोल पावर प्लांट्स, एडवांटेजेस यूजिंग, अच्छा एडवांटेजेस उसके बताएंगे. मनी सेवर. ओके. ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल दो वहाँ पर बीच में. ओजोन का डिप्लीशन डाल दो तुम बीच में. कितनी भी चीज़ें डाल सकते हो. चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसका सैम्पल. स्टार्ट करेंगे किससे? सेंडर के, कहाँ गया, सेंडर के एड्रेस से, फिर डेट आएगी, और फिर किसका आएगा? रेसिपेंट का एड्रेस आएगा. A great example of renewable energy, very good. गवर्नमेंट सब्सिडीज़. देखो अंकुर, ये जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह है ना, ये हम ऐसे में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे में हमारे पास बहुत टाइम होता है, बहुत वर्ड लिमिट होती है, तो उसको वहाँ पर हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं. बट लेटर में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कंसाइज वे में तुम्हें अपनी बात रखनी होती है. इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है उसको मतलब रीड करवाने का एडिटर को. फिर तुमने सब्जेक्ट लिखा इवोकिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सोलर एनर्जी. ये इवोकिंग वर्ड कर लेना प्लीज़. मैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स तुम्हारे अंडरलाइन कर दूंगी. पहला वर्ड क्या है? इवोकिंग. कोई मुझे बताएगा यहाँ पढ़ने से क्या पता चल रहा है इवोकिंग का क्या मतलब हो सकता है? मैम कैन वी गिव सम गवर्नमेंट स्कीम्स एज एग्जाम्पल लाइक. हाँ दे सकते हैं. रिक अब देखो, इसी में मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ, इफ़ यू डू नॉट माइंड इट. अभी जैसे तुमने लिखा मैम कैन वी गिव, जितने भी मोडल्स होते हैं, कैन, विल, शैल, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. कैन वी गिव होगा. यही छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें लिखने में तुम्हारे को इम्प्रूवमेंट करेंगी. कैन वी गिव सम गवर्नमेंट स्कीम्स एज एन एज एग्जाम्पल्स.
अगर एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हो तो एन एग्जाम्पल, नहीं तो एज एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो इस पर बढ़ते हैं। हाँ, रेजिंग अवेयरनेस, वेरी गुड। क्रिएट करना, एक इसका मतलब क्या है, अवेयरनेस को क्रिएट करना। आई बात समझ में? अब फिर स्टार्ट करेंगे। सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, ये वाली लाइन कर लेना, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई विश टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द ग्रोइंग नीड एंड डिमांड्स ऑफ सोलर पावर। रिक वो धीरे धीरे ही जाएगी, आप एक एक लाइन आपको जब होगा धीरे धीरे आप रिकॉल करोगे तभी आएगा। तभी तो मैं कह रही थी कि वर्ब्स फॉर्म्स अच्छे से करो कि कौन सी वर्ब फॉर्म कहाँ। अभी आ रही होगी आवाज़, अभी आवाज़ क्लियर होगी। ठीक है, चलो अब देखो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, अर्थ इज शोइंग साइन ऑफ अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड इट इज ड्यू टू एक्सेसिव पॉल्यूशन ऑन आवर planet. Man has a desire to live a luxurious life, and for that he is over consuming electricity. He is over consuming electricity. He does not realize that overuse would exhaust the treasure. अब ये भी लाइन कितनी अच्छी है। ये लाइनें तुम कब बनाना सीखोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे। We must conserve electricity which is in the need of the hour, which is the need of the hour. Need of the hour का कोई मुझे मतलब बताए प्लीज़। नीड ऑफ द आवर का क्या मतलब है? बट दिस कंजर्वेशन कैन ओनली बी डन, अर्जेंट एक्शन, वेरी गुड। बट दिस कंजर्वेशन कैन ओनली, अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना, हमें अर्जेंट की जगह हम पूरा फ्रेज यूज़ कर रहे हैं। नीड ऑफ द आवर, एग्जॉस्ट, ट्रेजर, ओवर यूज़, किसी चीज़ की ख़राब हालत दिखाने के लिए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। तो ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तभी हमारे दिमाग में ये चीज़ें आएंगी। स्क्रैच से कभी ये चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। बट दिस कंजर्वेशन कैन ओनली बी डन इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग सोलर पावर सिस्टम। पहले उसने क्या कहा, पहले उसने अपना टॉपिक रखने के लिए माहौल क्रिएट किया, और अब वो टॉपिक पे आ रहा है कि इसीलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सोलर पावर सिस्टम्स यूज़ करने चाहिए। वेरियस काइंड्स ऑफ सोलर सिस्टम्स लाइक सोलर कुकर, सोलर लैंटर्न, सोलर हीटिंग एंड कुकिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटर एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ पे उसने अपना क्या रख दिया, पॉइंट रख दिया, क्या रख दिया, पर्पस रख दिया अपने लेटर का। अब वो आगे क्या कह रहा है, इसके फ़ायदे बता रहा है कि क्यों इसको करा जा सकता है। दी सोलर सिस्टम्स आर नॉन पॉल्यूटिंग, दे आर इकोनॉमिकल एंड आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। शहबाज तुम कह रहे थे कि इतने सारे पॉइंट्स को पॉइंटर्स में लिखा जाए, देखो बिना पॉइंटर्स की उसने 3 बातें एक साथ एक ही लाइन में लिख दी हैं। So I request you to publish this letter in your newspaper to make people aware of the need of conserving electricity and limiting electricity bills. Public must pay attention to the dire need. अब ये dire का मतलब कोई मुझे समझाएगा? कोई मुझे dire का मतलब समझाएगा? Of switching over to सोलर एनर्जी। स्विचिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना। क्या करना? रिप्लेस करना। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। ये क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये लेटर पढ़ के थोड़ी तुम्हारी दिमाग की बत्ती जली, कुछ नया इस दिमाग में कुछ घुसा या नहीं घुसा?
बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी, अब कैसे उसने कितना फ्लो में लिखा हुआ था चीज़ें, और ऐसे ही हमें क्रिएट करना है। अब जो आज मैं तुम्हें लेटर्स नहीं मैम, बस मतलब बुलेट्स में थोड़ा डिफरेंट करने के लिए एग्जामिनर के सामने, इतना भी डिफरेंट मत कर दो कि वो छोड़ के ही भाग जाए तुम्हारा लेटर। देखो वहाँ एक्सपेरिमेंट का तुम्हारे पास मौका नहीं होता है शहबाज, एग्ज़ाम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना है। चलो, अब आज मैं जितने भी लेटर्स करवाऊंगी उसका तुम इसको पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ें, नई आइडियाज़ तो क्रिएट हुए होंगे। उसके बाद तुम तीनों चारों लेटर्स को खुद से घर पे ट्राई करोगे। आ रही है बात समझ में? इन्हीं टॉपिक्स पे सेम रिवाइज करोगे, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स लाई हूँ बहुत अच्छे टॉपिक्स लाई हूँ जो आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि अभी थोड़े दिन पहले ही एक स्टूडेंट थी, मतलब मैं क्लासेस नहीं ले रही थी, वो भी बैंकिंग की किसी की स्टूडेंट थी, तो उसने जो टॉपिक्स मैंने करवाए थे उस एग्ज़ाम में उसका सेम टॉपिक आया था। मैं टॉपिक भी बता देती हूँ कौन सा है, एक सेकेंड। हमने डिस्कस किया था और वो सेम ही क्वेश्चन उसके एग्ज़ाम में आया था। हाँ, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर वाज द टॉपिक फॉर दी एसे, और ये सेम हम कर चुके थे। तो मतलब ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, ये रिपीट आ जाती है, इतना कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन करें ऐसे ही। चलो अगले पे आओ। Though there is a movement like Sarva Shiksha Abhiyan and enrolling of underprivileged children in schools, there are still many children like the one in the picture, ये picture मैंने तुम्हारी लगाई नहीं है, who do not go to school, rather have never seen a school. It is indeed disturbing. You decide to write a letter to the editor of the newspaper expressing your views and the steps to be taken. ठीक है, इसको छोड़ो, अब इस पे बताओ, आगे की लाइन छोड़ो और इसी को डिस्कस करो आगे। अभी भी स्लो आ रही है आवाज़ बबीता? टॉपिक तो प्रतीक्षा चेंज होता है, बट वही कॉमन क्या टॉपिक आ सकते हैं, नॉर्मल वही जो बातें हम करते हैं इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है इसमें एग्जाम में। चलो इसमें बताओ आप क्या क्या लिख सकते हो, मुझे टॉपिक्स मुझे पॉइंटर्स बताओ जल्दी। हाँ, ये जो चीज़ें चल रही हैं दो चार उसी के आता है। एजुकेशन इज़ बेसिक नीड मैम अंडर आर्टिकल 21, ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी गुड। और प्राइमरी एजुकेशन राइट, वेरी गुड। 4 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और बताओ। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम गॉट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यस। और एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ राइट, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, रीड करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और फिर क्या होगा तुम्हारा बॉडी पैराग्राफ। स्टार्ट करते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन towards the movement Sarva Shiksha Abhiyan, which aims at providing knowledge to all children. Even the Act RTE, Right to Education, also ensures education for all children between the age of 4 to 14. But these movements and acts do not show themselves implemented anywhere. कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि क्या है, acts do not show themselves implemented anywhere, especially in the underprivileged class. There are still many children who do not go to school.
they either work as a domestic labor or work in factories, dhabas, etc. It is disturbing to note that our government's plans are not bearing any fruit. bearing any fruit का कोई मुझे मतलब बताए प्लीज. bearing any fruit का क्या मतलब होता है? वेरी गुड अंकुर. टू मिटिगेट. कोई मुझे मिटिगेट का मतलब बताए. हाँ, बियरिंग एनी फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट ना आना. नो रिजल्ट. वेरी गुड. बियरिंग एनी फ्रूट्स का मतलब होता है नॉट बियरिंग एनी फ्रूट मीन्स कोई रिजल्ट नहीं है. लेस होना नहीं, कोई रिजल्ट ना आना. मतलब जो काम किया वो सब फ्यूटाइल हो जाए, सारे एफर्ट्स. जो सोचा हो वो आउटकम ना आया हो. दैट इज बियरिंग, नॉट बियरिंग एनी. वेरी गुड. गो इन वेन. It is all because of lack of awareness towards these kinds of movements कि लोगों को awareness ही नहीं है कि उनके बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं. We all need the help of print media as well as electronic media to spread messages. एक मुझे ये बात बताओ, ये क्या मैं सही लिख रही हूँ? एक सेकेंड. Spread, spreaded, spreaded. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या ये सही है? प्राची कह रही है स्प्रेड ही होगा. और किसी का कोई व्यू पॉइंट इस पे? वेरी गुड. ये कुछ नहीं होता है. स्प्रेडेड कुछ नहीं होता है. स्प्रेडेड कुछ नहीं होता है. ये भी स्प्रेड होता है. अब देखो धीरे धीरे मेरी हैंड राइटिंग सुधरने लगी है. लो, बोलते आर खराब. कभी कभी लगता है मेरी ये जुबान काली है. कहाँ गया ये? चलो ये चलो स्प्रेड हो गया. एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्प्रेड मैसेजेस ऑफ अवेयरनेस टू दी मासेस. मासेस का यहाँ क्या मतलब है? कोई प्लीज चर्बी मत बोल देना. यहाँ कोई मुझे बताएगा मासेस का क्या मतलब है? पीपल, पब्लिक. वेरी गुड. पब्लिक. masses equals to public. आई बात समझ में? भूल मत जाना. अब जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिखो वहाँ masses इंटरेस्ट लिख देना. The underprivileged children must be made to realize that they have the right to get education. So, they must go to school. The foremost thing is to discourage child labor so as to give these children a bright future. I hope you will pay attention. यहाँ पे वो क्या मांग रहा है? क्लोजिंग दे रहा है. I hope you will pay attention to this noble cause and publish it in your newspaper. आई बात समझ में? क्लोजिंग. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली. ये जो नाम होता है वो यहाँ आता है. चलो ये क्लियर है. अब इस वाले से तुम्हें क्या सीखने को मिला तुम ये बता दो मुझे. पिछले से तो चलो कोहेरेंस और कुछ एक आधे प्रोवर्ब्स सीख लिए. इससे कुछ सीखने को मिला? मैं तुम लोग को कम से कम ना कल तक 15 से 16 लेटर्स करवा चुकी होंगी. मतलब पहले दिन से लेके अभी तक की बात कर रही. अगर इसके बाद भी तुम खराब लेटर लिख के आ रहे हो ना, तो मैं सच बता रही हूँ अगर सामने कोई हो तो मैं कूट कूट के बताऊँ.
फ्रेजेस यूज़ करना, वेरी गुड। यहाँ पे तुम देखो उन्होंने एक एक वर्ड की जगह इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख दी हैं अपनी बात ये दिखाने के लिए कि भैया हम तो बहुत अच्छा लिखना जानते हैं। आई बात समझ में? तो यही कोशिश तुम्हें वहाँ पे करनी है। और इसमें तुम देखो इन्होंने पैराग्राफ को भी पैराग्राफ्स में बांटा है। आई बात समझ में? कि एक सीधी इन्होंने पैराग्राफ लंबा 10-12 लाइन का नहीं लिखा है, पैराग्राफ को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़, दो चीज़ों का तुम ध्यान रखोगे। एक तो वर्ड्स की जगह फ्रेजेस यूज़ करोगे और दूसरा पैराग्राफ को, बॉडी पैराग्राफ को क्या करोगे, पैराग्राफ्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रतीक्षा के लिए सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करना है, मतलब जल्दी पूछो, 20 मिनट है और मुझे 2 डिस्कस और करने हैं अभी। चलो अगले पे आओ, जब तक वो लिख रही है, टाइप कर रही है प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन, योर ग्रैंडफादर इज वेरी अपसेट अबाउट द राइजिंग प्राइसेस एंड कीप्स थिंकिंग ऑफ हिज ओल्डन टाइम्स व्हेन थिंग्स वर वेरी चीप। ये हर घर की कहानी है मुझे लगता है। अरे हमारे ज़माने में ये 2 रुपये में आता था, ये ज़मीन 5 लाख में बिकी थी जो आज 2 करोड़ की हो गई है, तब हमने खरीदी नहीं। हमने कहा क्या ही इस ज़मीन को खरीदना, घाटे में जाएगी, ले ली होती तो आज हम करोड़पति अरबपति होते। हमारे पापा ने नहीं लेने दी, हमने तो बहुत कहा था, बुआ ने नहीं लेने दी, बुआ ने कलेश डाल लिया। तुम्हें नौकरी चाहिए, सही है, ले लेना नौकरी। कहीं तुम्हारे बच्चे कहें कि अरे उनका बोझ हम पर है इसीलिए हमें नौकरी चाहिए। चलो आगे आओ। You are convinced that inflation has made life difficult for common man. Write a letter in 100 to 120 words to the editor of a national daily describing the difficulties of faced by poor families. इसको तुम 150 से 180 कर लेना। अब अपने पॉइंट्स बता दो, मैं यहाँ पॉइंटर्स लिखने वाली हूँ जो तुम बोलोगे। Inflationary trend and its adverse impact on people, particularly the poor families. प्राची यही क्वेश्चन है, इसमें तुम क्या लिखोगी मैं वो पूछ रही हूँ। India CPI and WPI increased due to recent conflict in Middle East and Europe. ये भी सही है, पर हो सकता है एडिटर तुम्हारी तरह बैंक की तैयारी ना करके बैठा हो कि वो CPI WPI इतना सब समझ पाए। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी इश्यूज, सही है। और बताओ, मैंने उस दिन भी कहा था एब्रीविएशंस कम से कम यूज़ करो। तुम एडिटर की छोड़ दो, मैं ही बता दे रही हूँ, मुझे नहीं समझ आया ये CPI और WPI। मतलब इसमें हंसने की बात नहीं है, मेरा मजाक मत उड़ाना कि क्या मैडम पढ़ाने आई है, मैं इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ। अच्छा, फूड प्राइस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ इम्पैक्ट इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI। अगली बार मेरी इसी बात पे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए ना कि CPI WPI नहीं पता। WPI क्या होता है? अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अब समझ गई। चलो और बताओ, और बताओ। चलो अब आओ क्वेश्चन पे। अब इसका सिर्फ मैं बॉडी पैराग्राफ करवाऊंगी, तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से आता है, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब आता है नहीं आता है वो तुम देखो। CPI ओनली गुड्स, WPI मीन्स गुड्स एंड टैक्सेस बोथ अंडर RBI एक्ट मैम। ओके, मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं, मैंने भी कॉलेज में मेरे 2 बार आया था। वो बात अलग है कि मैंने बैक भी आ गई थी, मनी एंड बैंकिंग और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मैंने, बट हाँ मैंने क्लियर कर ली थी पहली बार में, बहुत लंबी नहीं लटकी थी मैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत भटक जाते हो तुम सब, मुझे भी भटका देते हो। I wish to draw your attention towards the inflation
विच हैज़ मेड, यहाँ पे मैंने वो डियर सर मैडम नहीं लिखा है, वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, सैल्यूटेशन डाल देना. I wish to draw your attention towards the inflation which has made life difficult for common man. It was not so in earlier times when things were very cheap and were within the reach of almost everyone. ये कितनी सिंपल लाइन को कितनी अच्छी भाषा में लिखा है इन्होंने, प्लीज़ इसको ज़रूर देख लेना. It was not so in earlier times when things were very cheap and were within the reach of almost everyone. But the sharp rise in prices, देखो इन्होंने कितना ये sharp word का अच्छे से यूज़ किया है. Sharp rise in prices of all commodities has made it difficult for a common man to make both his ends meet. Both his, to make both the end meet का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? To make both the ends meet. To enjoy best of both worlds. No way to choose. To make both his ends meet का मतलब होता है अपनी ज़रूरतों का खर्चा निकाल पाना या अपनी जीवनी चला पाना. कहते हैं ना, 2 रोटी कपड़ा मकान, बस उतना इंसान चला पाए. दैट इज़ टू मेक बोथ हिज एंड्स मीट. यहाँ पर नेसेसरी नीड्स, वेरी गुड. डेली लाइफ नेसेसिटी टू सर्वाइव, सर्वाइवल कह दो, वेरी गुड. He cannot bear even the daily expenses of his family. This is giving rise to disappointments and dejections in their life. कोई मुझे प्लीज़ डिजेक्शन का मतलब बता दो. डिजेक्शन का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? बहुत क्लोज इसका मीनिंग होता है. उदासी. जो रिजेक्शन से तुम्हें आए वो डिजेक्शन है, उदासी. आई बात समझ में? एक तरीके का हाँ डिप्रेशन कह सकते हैं. रिजेक्शन का कॉन्सिक्वेंस है डिजेक्शन. रिजेक्शन इज किसी को टाल देना या मना कर देना. दैट इज डिजेक्शन, रिजेक्शन सॉरी. करप्शन इज ऑल्सो ऑन द राइज सो एज टू अवॉइड. ये तुम देखो बहुत सी जगह हमने देखा सो एज टू, किसी भी कॉन्सिक्वेंस को दिखाने के लिए उन्होंने ये फ्रेज यूज किया है, सो एज टू. इसको प्लीज नोट करना. टू अवॉइड फाइनेंशियल क्राइसिस पीपल आर टर्निंग टूवर्ड्स ब्राइबरी विथ इज द रूट्स कॉज ऑफ ऑल ईवल्स. ये ब्राइबरी विथ का मतलब क्या है? करप्शन की तरफ लोग भाग रहे हैं. तो सोसाइटी इज टेकिंग अ बैड टर्न ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इट इज़ हाई टाइम दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, इसको अच्छे से लिख लेना जहाँ पे डाल पाओ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ लिख देना. शुड वेक अप टू द सोशल कॉज एंड ट्राई टू पुट रेन्स. कोई मुझे बताएगा इसका मतलब, ट्राई टू पुट रेन्स का मतलब? Try to put reins. To control. Try to try to put reins. आई बात समझ में? मतलब ट्राई टू पुट रेन्स का मतलब किसी चीज़ के आगे लगाम लगा देना टाइप्स. आई बात समझ में? आगे कंटिन्यू करें? इतना क्लियर हुआ सबको? चलो. To the rising prices so that people can lead a comfortable and peaceful life. Thanking you, yours sincerely. ये नाम कहाँ आएगा? नीचे आएगा. आई बात समझ में?
ये जो वर्ड होता है ना, इसका भी मतलब वही होता है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। कि जो ब्राइबरी का जो वो हो गया है ना, एक्सपैंड जो ब्राइबरी हुई है इधर से लेके इधर तक, इतनी बढ़ गई है कि यही रूट कॉज बन गई है। एक बच्चा ने, शायद मैंने भी मैसेज देखा ऊपर था कि ये कोई वर्ड होता है क्या, तो उसका मैंने जवाब दिया। आई बात समझ में? 3 डिस्कस कर चुके हैं, आपको दिमाग के कोई पुर्जे पुर्जे खुले नहीं खुले? चलो अगले पे आते हैं, लास्ट, आज का लास्ट लेटर है। इससे तुम्हें, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरे लिए अच्छी चीज़ लगी मुझे ये रीड करवाने का, दैट इज़ कि तुम्हें लिखना समझ आया, इम्प्रेसिव कैसे लिखना है वो समझ आया होगा, फ्रेजेस कहाँ तुम घुसा सकते हो वो समझ आया होगा, पैराग्राफ और कैसे अपीलिंग बना सकते हैं, अपीलिंग टू द आइज एज वेल एज टू द माइंड, कि रीड करने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, ये दोनों चीज़ शायद तुम अच्छे से कर पाए होगे। कर पाए हो तो एक बार हाँ टाइप कर दो प्लीज़। सर्दी में वैसे भी जाम हो जाते हैं ब्रेन सेल्स लेजीनेस की वजह से। शहबाज, एग्ज़ाम तुम्हारा सर्दी में ही है, तो सारा वार्म अप घर से करके जाना। चलो अगले पे आओ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली expressing your opinion and views on the increased human dependence on technology। बस लाइन नहीं मैं सीधी बना पा रही, बाकी तो मैं सब एक्सपर्ट हो गई हूँ। increased human dependence on technology। Right from a small child to an adult or even an old man, everyone wants gadgets. Only cell phone, iPod, laptops, etc. This also has a negative effect on social relationships. Using your own ideas and the unit science. Right की spelling बहुत महान है यहाँ पर। Write the letter in 150 to 180 words। चलो बताओ, हो जाओ शुरू, पॉइंट्स बताओ। एडिक्शन टू डिवाइसेस, वेरी गुड। और डिप्रेशन, एनजाइटी, लोनलीनेस, ठीक है। एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज नहीं बतानी है बबीता, मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज बतानी है। हेल्थ इम्पैक्ट्स, वेरी गुड। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन हेल्थ, वेरी गुड। छोटे बच्चों में तुमने रीड किया होगा, इंस्टा पे भी ऐसी चीज़ें आजकल ज्ञान की बहुत आ जाती हैं, कि बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स समझते हो क्या होती हैं? बच्चों के मोटर स्किल्स का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनका ब्रेन स्लो हो जाता है, बच्चों में जो स्लो ऑटिज्म होता है वो आने का डर रहता है, ये सब, स्लीप डिसऑर्डर, वेरी गुड। और ये जो एक बहुत तुमने ना फेमस बीमारी सी सुनी होगी, मुझे नहीं पता सुनी है नहीं सुनी, मैंने तो बहुत सुनी है, ADHD। कोई बताएगा ADHD क्या होता है? सोशल आइसोलेशन, रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, वेरी गुड। और ADHD बताओ क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर,
वेरी गुड। इसमें इंसान क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता, मतलब वो फोकस नहीं कर पाता है बहुत देर के लिए, अटेंशन एक जगह अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है। आई बात समझ में? तो एक ये तुम बहुत अच्छा पॉइंट डाल सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल रीड करते हैं, फिर ये वाला तुम मुझे लिख के भेजोगे। एक ये लिख के भेजोगे और क्वेश्चन 3 और 4 दोनों लिख के भेजोगे मुझे ग्रुप में। आई बात समझ में? चलो इसको रीड करते हैं। सैल्यूटेशन तुम अपने आप लिखोगे। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन I wish to draw the attention of everyone towards the increased dependence of human on technology. We use internet for any type of information which we find only a click away. ये बहुत अच्छी लाइन है, which we find only a click away. कर लेना। Ankur is saying कि Australia is taking innovative steps to ban social media for children under 14 years old. ठीक है अंकुर, मैंने मान ली तुम्हारी बात। जब फेसबुक आया था तो उसका जो इनफैक्ट आज भी जो उसका एज ग्रुप था वो अबव 18 के लिए ही था, राइट? मैं किसी का एग्जाम्पल क्यों लूँ, मेरा खुद का भाई जो उस वक्त मुश्किल से 8-9 साल का था, उसने अपना 19 समथिंग में अपना बर्थ डेट डालकर उसने फेसबुक आईडी बना ली। और ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने फेक ईयर डाल के अपना फेसबुक आईडी बनाया होगा। तो क्या ये सॉल्यूशन है क्या एज वाला? बताओ। ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि टेक्निकली तो फेसबुक इंस्टा जितने भी वो हैं ये सब क्या है, अबव 18 के लिए तो हैं, बट क्या कोई एक्सेस कर नहीं सकता क्या इसको? हाँ, तो भाई इसको इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सब ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल। इंस्टा पे 6-6 महीने के बच्चों की आइडिया हैं, तो क्या वो 18 साल के हो गए हैं क्या? तो ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। 14 साल क्या तुम 24 कर दो तो भी वो जिसको काउंटिंग आती है वो उतने साल पीछे चला जाएगा। लूप होल तो फिर हर चीज़ के ही हैं, वो तो सेल्फ कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा, या ज़्यादा ही आप छोटे हो तो आपके आसपास वालों को आप पे करना पड़ेगा। इंसान सेल्फ अवेयर होकर ही खुद को ठीक कर सकता है। जो इंसान में प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन सबको पता है उस बात का, बस हम क्या करते हैं, हम वैलिडेशन सीख करते हैं। क्या आप मुझसे जब कहते हो कि मैम मैं लिख नहीं पा रहा, मैं लेटर नहीं लिख पा रहा, मैं क्वेश्चन सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहा, तो क्या आपके पास उसका होता नहीं है क्या, मतलब सॉल्यूशन आपको पता नहीं है कि उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको भी पता है पढ़ूंगा तो हो जाएगा, या मैं लिखूंगा तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। पर आप क्या सोचते हो, जिसको आप थोड़ा ट्रस्ट करते हो आप उसके मुंह से सुनने का वेट करते हो कि वो वैलिडेशन दे दे, तब बात हो जाएगी, तभी बात मानी जाएगी। शायद, पता नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का हर इंसान को पता होता है, बात बस वैलिडेशन की होती है कि हम एक्सक्यूजेस दे के वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं हैं। Everyone, whether a child or an adult, wants gadgets like cell phones, iPod, laptops, etc. No doubt, technology is a boon. अच्छा मुझे दो वर्ड्स बताओ, एक होता है बून, एक होता है बेन। कोई मतलब बताएगा मुझे इनके? बून और बेन का मतलब बताओ मुझे। ब्लेसिंग इज बून और बेन इज कर्स। बेन इज श्राप, कर्स, खराब चीज़। आई बात समझ में? तो किसी ये एक बहुत अच्छा फ्रेज कहीं यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन डालनी है कि सही है या गलत है। वेदर इट इज़ अ बून और बेन।
ये बात समझ में? ये बड़ा ही अच्छा सा है, इसको कहीं यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। चलो, नो डाउट technology is a boon to mankind and has a great future ahead, but in my opinion we should not depend on it, as excess of everything is bad. It is making everyone lazy. On the other hand, cyber crimes are also growing. The key word for this is caution. जैसे मैंने अभी कहा, सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में ही है, तुम्हें ही सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। वी मस्ट मेक जुडिशियस। कोई मुझे जुडिशियस का मतलब बताएगा? जुडिशियस, वाइज, उचित। आई बात समझ में? कैलकुलेटिव कह सकते हो। Judicious use of technology and should not totally depend on it. We must believe in natural and simple living. I hope you will publish this letter in your newspaper for better future human beings. Thanking you. ये नाम नीचे आएगा। अब देखो, ये जो था ना, ये बड़ा ही 100 वर्ड्स में लिखा हुआ था। तुम्हें कितने में लिखना है? 150 से 180 में। तो मतलब ये मान लो इसका 1.5 टाइम्स होगा। दोबारा मुझे स्क्रैच से लिखकर ये वाला क्वेश्चन तुम भेजोगे सब कहाँ पर? ग्रुप में। जो ग्रुप में नहीं एडेड वो मुझे 9141459000 पे क्या करेगा? व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज क्या ड्रॉप करेगा? हाय डॉट 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 डिस्क्रिप्टिव। जैसे ही कर देगा, 1-2 घंटे में ग्रुप में ऐड हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस वहाँ पर चेक हो जाएंगे। लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है भैया इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल कितने बजे? एग्जैक्टली इसी टाइम पे, 3:15 PM पे। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय। ठीक है प्रकाश, मैं चारों भेज देती हूँ।